तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस में जब हम लोग जानना चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर में कौन सी वो कंपनी है जो मुझे बढ़िया ग्रोथ दे सकती है और सस्टेनेबल अर्निंग दे सकती है, ये जानने के लिए कई अलग अलग प्रकार के रेशियोज दोस्तों देखे जाते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं जो आपको कंपनी की सॉल्वेंसी बताते हैं, डेब्ट रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं जो कंपनी की लिक्विडिटी बताते हैं, वैसे ही दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं। हर रेशियो के अलग अलग फायदे हो सकते हैं। आज हम लोग डेब्ट रेशियो या आप इसे सॉल्वेंसी रेशियो कहो, हम सॉल्वेंसी रेशियो का एक इंपॉर्टेंट रेशियो जानने का प्रयास करेंगे एंड दैट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। दोस्तों किस प्रकार से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें गाइड कर सकता है, हमें बता सकता है कि कौन सी वो कंपनी है जहां पे कम पैसे से वो लोग ज्यादा ग्रोथ कर पा रहे हैं, कम लिवरेज करके दोस्तों वो कमा पा रहे हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं हो जाए। सो यस फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो बहुत ही महत्व का रोल प्ले करता है आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ पोर्टफोलियो में लाइव कैलकुलेशन के साथ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो? दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेजर करती है आपके कंपनी की फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि हम इस केस में टोटल बोरोइंग को कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ कंपेयर करते हैं। इससे हमें आइडिया आती है कि कंपनी कितना डेब्ट लेके बैठी है, यानी बोरोड मनी है कंपनी के खुद के फंड के मुकाबले। जितने बोरोड मनी ज्यादा उतनी दोस्तों रिस्क ज्यादा, क्योंकि उतना इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा भी पे करना है, राइट? सो इस रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम कैसे गिनेंगे? दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बैलेंस करता है बोरोड कैपिटल और शेयर होल्डर का कैपिटल दोनों को। तो इस केस में जैसा नाम से ही पता चलता है, फॉर्मूला याद नहीं रखने की, नाम क्या है? डेब्ट टू इक्विटी। तो पहले क्या आएगा? डेब्ट। तो इस केस में हम डेब्ट को यानी टोटल बोरोइंग को टोटल इक्विटी के साथ डिवाइड करते हैं। तो सीधी बात है, पहले डेब्ट आती है तो रेशियो जितना बड़ा होगा उतना रिस्क होगा, रेशियो जितना कम होगा उतना रिस्क कम होगा। कम रेशियो का मतलब जीरो के करीब का मतलब कंपनी पे बोरोइंग कम है और शेयर होल्डर की ही इक्विटी से आप अपने ऑपरेशंस चला पा रहे हो। पर जितना आप 1 के करीब या 1 से ऊपर जाते हो उतना समझ में आना चाहिए कि बोरोड कैपिटल से दोस्तों ऑपरेशंस चल रहे हैं जो रिस्की हो सकते हैं। सो इसको अगर मुझे गिनना है, मैं कैसे गिनूंगा? लाइव कैलकुलेशन का एग्जांपल देखेंगे बजाज ऑटो से भी और टीवीएस मोटर से। जैसे यहाँ पे बजाज ऑटो का अगर मुझे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे टोटल बोरोइंग कितनी है बजाज ऑटो के सर पे वो देखनी होगी। यहाँ दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी दोनों बोरोइंग, करंट एंड नॉन करंट, दोनों बोरोइंग का जो टोटल डेटा है वो मुझे एक बार लिखना होगा। तो बोरोइंग आ गया, उसके साथ मुझे टोटल लीज लायबिलिटी भी दोस्तों लिखनी होगी। ये क्यों? ये मैं आप पे बाद में आता हूं, पर अभी ध्यान रखे कि मुझे बोरोइंग के साथ लीज लायबिलिटी भी बैलेंस शीट से लिखनी है। अब इन दोनों डेटा को मुझे कंपेयर करना था शेयर होल्डर इक्विटी के साथ, तो मुझे टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भी जाननी पड़ेगी। तो टोटल इक्विटी कितनी है? दोस्तों, पेड अप इक्विटी होती है, ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी ने लगाया होता है। उसके साथ पेड अप इक्विटी के साथ रिटेन्ड अर्निंग भी होती है या अदर इक्विटी आप कह सकते हो। दोस्तों, ये वो अर्निंग है जो जैसे जैसे समय बीतता चला गया आपकी कंपनी प्रॉफिट करती गई तो आपकी अदर इक्विटी बढ़ती रहती है। अगर लॉसेस कर रहे हो तो आपकी इक्विटी कम होती रहती है। तो जितनी बढ़िया कंपनी उतनी वो कंपनी की टोटल इक्विटी भी बड़ी हो चुकी होती है। ये डेटा भी मुझे बैलेंस शीट से लेने हैं, यानी मैंने बैलेंस शीट से बोरोइंग के डेटा लिए, मैंने लीज के डेटा लिए और टोटल इक्विटी के डेटा लिए। अब मैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करूंगा? टोटल बोरोइंग प्लस टोटल लीज, यहां दोस्तों लीज को भी ऐड करना है और उसे डिवाइड करेंगे हम टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से। जो आंसर आया दैट इज योर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब मैंने आपको बताया भी लीज इंक्लूड करनी है, व्हाई? सो लीज लायबिलिटी शुड बी इंक्लूडेड इन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IFRS 16 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ASC 842 के दोस्तों हिसाब। अब ये जो इंक्लूजन है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में बोरोइंग के साथ लीज का भी, लीज के इंक्लूजन होने के साथ दोस्तों आपको एक्यूरेट व्यू मिलता है कंपनी के फाइनेंशियल लीवरेज का, क्योंकि इसमें सारे कमिटमेंट आ गए, बोरोइंग कमिटमेंट भी आ गए और लीज के भी कमिटमेंट आ गए। तो ये लीज कमिटमेंट जरूरी क्यों हुआ? लीज कमिटमेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसे कई सेगमेंट है जो सेगमेंट पे बोरोइंग नहीं होता है पर उनकी लीज लायबिलिटी बड़ी होती है। जैसे आप रिटेल सेगमेंट देखो, डीमार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल हुआ, इन लोगों को एक्सपांशन के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज लेनी होती है जहां पे वो लोग रिटेल आउटलेट खोले। अब ये लोग खुद के अगर रिटेल आउटलेट खरीद के आगे बढ़ने लगे तो ये तो एक रियल एस्टेट की कंपनी हो जाएगी। ये रियल एस्टेट की कंपनी नहीं है, इनका काम है रिटेलिंग करना।
तो कंपनी ऑप्ट करती है एसेट लाइट मॉडल, यानी लॉन्ग टर्म लीज पे प्रॉपर्टी लेती है और वहां से अपने रिटेल की बिजनेस करती है। अब यही काम आपकी बैंक्स भी करती है। बैंक आपको देती होगी लोन, पर खुद की प्रॉपर्टी तो वो लोग लॉन्ग लीज पे रखते हैं, क्योंकि अगेन बैंकिंग का काम है बैंकिंग करना, रियल एस्टेट का उनका काम नहीं है। अगर वो खुद की प्रॉपर्टी खरीदते रहेंगे तो खुद के बिजनेस एक्सपांशन के लिए के पास पैसा ही नहीं रहेगा, फिर चाहे बैंक हो, चाहे रिटेल हो, या चाहे लॉजिस्टिक की कंपनीज हो। तो ये सब सेगमेंट की कंपनीज करती क्या है दोस्तों, लीज, लॉन्ग लीज पे प्रॉपर्टी रखती है। तो पहले क्या होता था, जब आप खाली बोरोइंग देखते थे, आप बोलते थे मेरा ये कंपनी तो डेट फ्री है। अरे भाई, पर आपकी कंपनी की लीज लायबिलिटी कितनी बड़ी है। अब वो भी तो एक बड़ी लायबिलिटी है जो हर महीना पे करनी है। अगर जब आप लोन लेते हो तो जो ईएमआई आता है वो एक लायबिलिटी है और वो मंथली लायबिलिटी है। तो वैसे ही जब आप कोई लीज पे प्रॉपर्टी लेते हो तो वो जो लीज भरते हो वो भी लायबिलिटी है। तो ऐसी सेक्टर बच नहीं जाए एसेट लाइट मॉडल करके, लीज लायबिलिटी करके। इसीलिए दोस्तों लीज को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो भी बड़ी लायबिलिटी हुई। 6 महीना आप अगर भाड़ा नहीं भरोगे तो दिक्कत है, 6 से 6 महीना आप ईएमआई नहीं भरोगे बोरोइंग का तो दिक्कत है। तो ये दोनों ही दिक्कत है, तो दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, राइट। तो यह दोस्तों ये सारे सेगमेंट, रिटेल, एयरलाइन, लॉजिस्टिक, जो बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स के लिए जगह ये लोग भी रेंट पे लेते हैं, राइट, बैंकिंग, रेस्टोरेंट हुआ दोस्तों, इन सबको आप प्रॉपर वे में समझ सको, गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में बोरोइंग और लीज दोनों को इंक्लूड किया जाता है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूं बजाज ऑटो का, तो बजाज ऑटो का ये मैंने इसी साल का जो एनुअल रिपोर्ट आया उसमें से मैंने बैलेंस शीट का कटिंग रखा है। तो मुझे कौन सी चीज चाहिए थी, एक तो मुझे टोटल बोरोइंग चाहिए था, तो टोटल बोरोइंग कंपनी की लायबिलिटीज में है। अब एक है नॉन करंट बोरोइंग जो मेरे सामने है करीबन 600 करोड़ का, साथ में है करंट बोरोइंग 1152 करोड़ का, तो कुल मिला के टोटल 1800 करोड़ का बोरोइंग बजाज ऑटो पे है। ये हमको यहां से समझ में आया। अब लीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो लीज हो गया जीरो। अगर लीज होती, वो भी लायबिलिटीज का एक पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लीज भी लेता। तो इन डेटा के आधार पे 1816 है मेरा टोटल बोरोइंग एंड लीज, उसे मुझे डिवाइड करना है टोटल इक्विटी से। तो टोटल इक्विटी मुझे इक्विटी के पोर्शन में मिलेगा। कंपनी की पेड अप इक्विटी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल 280 करोड़ का है। इतने समय से बजाज ऑटो कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो पैसा बचता है उससे भी इक्विटी बढ़ती गई। तो टोटल आज भले बजाज ऑटो बनी है 280 करोड़ से, पर कंपनी की टोटल इक्विटी 29,000 करोड़ की है। तो अब मैं क्या करूंगा, 1800 डिवाइड बाय 29,000 करोड़, तो ये आंसर आया 0.06। तो बड़ा फेवरेबल हुआ, यानी टोटल इक्विटी के मुकाबले टोटल बोरोइंग एंड लीज खाली 0.06 है। अब अगर कंपनी के सर पे बड़ी बोरोइंग होती तो ये तो ज्यादा होता। जैसे 0.06 को हम हाईली फेवरेबल कहेंगे, हम इनको ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बोलेंगे। वैसे बजाज ऑटो ऑलरेडी डेब्ट फ्री कंपनी ही है कि उनकी इंटरनेशनल बिजनेस की एक लायबिलिटी के कारण ये सिंगल टाइम आई है, ये वापस से डेब्ट फ्री हो जाएगी। अब प्रीवियस ईयर देखो कुछ भी डेब्ट नहीं थी बजाज ऑटो पे, तो ये वहां पर डेब्ट फ्री होनी है, ये टेम्पररी डेब्ट इनके सर पे है। पर अगर हाई डेब्ट होती तो दोस्तों ये रेशियो बड़ा हाई होता। अब हम किस रेशियो को फेवरेबल रेशियो कह सकते हैं, देखो जीरो के करीब का सब फेवरेबल, पर कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे डेब्ट चाहिए ही चाहिए। अब आपको उन सेगमेंट में कोई डेब्ट फ्री कंपनी नहीं मिलेगी। जैसे आप कंस्ट्रक्शन की कंपनी पे जाओ तो डेब्ट चाहिए, 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हाई कैपेक्स लगता है। स्टील की कंपनी में जाओ डेब्ट होती है, सीमेंट की कंपनी में जाओ, ऑयल एंड गैस में जाओ, ये सब हाई कैपेक्स के बिजनेसेस है जहां पे डेब्ट होगी। तो आप बोलो तुम डेब्ट फ्री होंगे तो ही मैं लूंगा, काम नहीं बनेगा। तो एक रेंज हो, जीरो इज बेस्ट, जीरो के करीब इज बेस्ट, पर 60 तक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को हम फेवरेबल गिन सकते। यानी अगर 100 करोड़ की टोटल इक्विटी है तो 60 करोड़ तक की डेब्ट को हम फेवरेबल, बेस्ट नहीं कह रहा हूं, फेवरेबल। अब अगर आपकी डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो 60 से भी आगे निकलता है तो रिस्क दोस्तों बढ़ता है, राइट। तो बजाज ऑटो हमने देख लिया हाईली फेवरेबल। अब ये मैंने टीवीएस मोटर की बैलेंस शीट डाली, टीवीएस मोटर की मैंने टोटल बोरोइंग देखी लायबिलिटीज के पोर्शन से, तो 25,000 करोड़ की इनकी टोटल बोरोइंग है। लीज 719 करोड़ की मैं इंक्लूड करता हूं, तो टोटल डेब्ट प्लस लीज 26,000 करोड़ की हुई। अब उस हिसाब से कंपनी की टोटल इक्विटी दोस्तों खाली 7,000 करोड़ की है। तो अब आप टोटल इक्विटी को टोटल डेब्ट और लीज से कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन बड़ी मुश्किल है। 60,000 करोड़ की शेयर होल्डर इक्विटी, 26,000 करोड़ की एक्सटर्नल फंडिंग, तो ये रिस्क वाला मामला हुआ। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, 3.73 यानी हाई रिस्क हुआ। तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं बजाज ऑटो लेता हूं, कम डेब्ट है, तो मुझे ज्यादा डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, मेरी बुक वैल्यू भी फास्ट बढ़ेगी। इस केस में एक बड़ा पोर्शन बैंक के इंटरेस्ट में जाता है, टीवीएस के केस। तो अगर कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, मतलब ज्यादा पोर्शन बैंक के इंटरेस्ट में जाएगा, मुझे कम डिविडेंड मिलेगा, मेरी बुक वैल्यू कम बढ़ेगी। तो इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों काम का है। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूं,
जैसे हमारे सामने की ये बात है, हम जब सिखाते थे उसी समय की किंगफिशर एयरलाइन और जेट एयरवेज, ये दो एयरलाइंस बड़ी जानी पहचानी एयरलाइंस, पर इन दोनों के सर पे दोस्तों हाई डेप्ट टू इक्विटी था। मैंने यहाँ डेटा दिया हुआ है, 5 का डेप्ट इक्विटी का रेशियो, यानी किंगफिशर की अगर इक्विटी 100 करोड़ है तो डेप्ट दोस्तों 500 करोड़, बहुत ज्यादा हुई। ऐसी कंपनियां देखो, रैली तो सब करता है। रैली क्यों करते हैं? क्योंकि धंधे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ते हैं, कंपनियों की रैली होती है। लेकिन मुश्किल दौर में दोस्तों ऐसी कंपनियां जिनका डेप्ट इक्विटी रेशियो फेवरेबल नहीं होता है, उनके सामने कठिनाइयां आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जब मुश्किलें आती है ऐसे समय पे हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी डेप्ट को पे ना कर सके तो दोस्तों बड़ा मुश्किल वक्त गुजर सकता है। मान लो लॉसेस करे तो आपके डिविडेंड भी बंद हो जाएंगे, लॉसेस करेंगे आपकी बुक वैल्यू भी घटती जाएगी, तो कभी भी शेयर चलेंगे नहीं। तो दोस्तों किंगफिशर के साथ बिल्कुल यही हुआ। आप देख सकते हो डेप्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल फेवरेबल नहीं था, 5 का था। और फिर आज क्या हुआ ये हमको पता है, एक लीडिंग कंपनी आज मार्केट से निकल गई। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर अनफेवरेबल डेप्ट इक्विटी रेशियो। इवन दिस एग्जांपल सुट्स बेटर फॉर जेट एयरवेज। यहाँ पे दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन, अब जैसे एयरलाइन में इंडिगो जैसी एक बढ़िया कंपनी थी जिनका डेप्ट इक्विटी रेशियो फेवरेबल था, इनका फेवरेबल नहीं है। आज हम देखते हैं इंडिगो नंबर 1 हो गई, और जो नंबर 1 थी वो कहीं चित्र से निकल गई। सेम थिंग वाज हियर, भारती एयरटेल, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इनका कम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो वो टाइम पे था। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन पहले बढ़िया ही थी, जैसे अनिल अंबानी के हाथ में आई दोस्तों इनकी डेप्ट भी बड़ी बढ़ गई थी। 1.65 का इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो बिल्कुल फेवरेबल नहीं था। फिर हुआ क्या, ये हम सब लोग जानती है दोस्तों, बैंकरप्ट हो गई कंपनी। भारती, इतना मुश्किल दौर था टेलीकॉम का, मुश्किल दौर से भी दोस्तों निकल गए, राइट। वीडियोकॉन इंडस्ट्री दोस्तों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की एक कंपनी, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो 2.0 का। इनकी कॉम्पिटिटर कौन हुई? वोल्टास हुई, एक बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी। तो एक तरफ है वोल्टास डेप्ट फ्री, एक तरफ है वीडियोकॉन जो डेप्ट बर्डन की, फिर भी मैं वीडियोकॉन क्यों लूं? कोई कारण ही नहीं होता है। पर दोस्तों इन्वेस्टर्स लेते हैं जिनको डेप्ट टू इक्विटी का ज्ञान नहीं है, और वो जब कंपनी दौड़ रही होती है उसके पीछे पड़ के ऐसी कंपनियां इकट्ठा। आज वोल्टास किधर हो गई है, मल्टी ईयर रैली कितनी इन्होंने दे दी, कितने कंसिस्टेंट डिविडेंड दिए, और आप वीडियोकॉन देखो दोस्तों आउट ऑफ मार्केट चली गई। तो ये गलती किसकी थी दोस्तों? 100% मैं कहूंगा इन्वेस्टर की थी, क्योंकि सिलेक्ट करते समय अगर आपके डेप्ट इक्विटी रेशियो फेवरेबल नहीं है तो क्यों लेने। अब अगर सेक्टर ऐसा है जहां पे कोई कंपनी डेप्ट फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं, पर उसमें भी फिर वेटेज कम रख सकता, राइट। तो ऐसे कई एग्जांपल है दोस्तों, भूषण स्टील की कंपनी, हाईली अनफेवरेबल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2.5 का दोस्तों, तभी दोस्तों ये बंद हो गई और इनको खरीदा टाटा स्टील ने, राइट। तो कंपनी आपके पास ऐसी ना हो कि जिनकी विकेटें गिर सकती है अनफेवरेबल समय, ऐसी कंपनी रखे दोस्तों जो कैश रिच हो, ताकि बुरे समय में जब कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगी तब आप स्ट्रॉन्ग कंपनी ऐसी कंपनियों को खरीदेंगी। दोस्तों आप जो आज पतंजलि देख रहे हो, ऐसा ही एक उदाहरण है दोस्तों। पहले रुचि सोया हुआ करती थी जो बिल्कुल फेवरेबल, उनका डेप्ट इक्विटी रेशियो नहीं था। एडिबल ऑयल में ग्रोथ था तो सब अच्छा है, पर जैसे इकोनॉमी वीक होती है दोस्तों, अनफेवरेबल कंडीशन में फिर कंपनियां टिक नहीं पाती है। और फिर दोस्तों क्या हुआ हम जानते हैं, रुचि सोया बैंकरप्ट हुई और पतंजलि ने उनको खरीदा। सेम थिंग इन सीमेंट सेक्टर, कई सीमेंट कंपनियों को आपने बंद होते देखा और उसे खरीदा आपकी अल्ट्राटेक जैसी कंपनी ने जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थी। तो दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एक रिस्कोमीटर है, जितनी डेप्ट ज्यादा उतना रिस्क हाई, जितनी डेप्ट कम उतना रिस्क हो जाता है लो। सो दिस केसेस हाईलाइट द रिस्क एसोसिएटेड विद हाई डेप्ट लेवल, पर्टिकुलरली तब प्रॉब्लम आते जब अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन आती है दोस्तों। ऐसे समय पे कंपनी फिर नहीं टिक पाती, राइट। तो दिस वाज सम एग्जांपल फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ, अ लोअर रेशियो लाइक बजाज ऑटो, जिसपे डेप्ट कम है दोस्तों, आप ऐसी कंपनी से लोअर रिस्क की उम्मीद करोगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बढ़िया रहेगी। आपको बोनसेस, अच्छे डिविडेंड, बायबैक, ये सब किधर मिलेगा? ये सब ऐसी कंपनी में मिलेगा। आप डेप्ट बर्डन में जाओगे वहां से ये सब नहीं मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। सो लेट मी शो यू द एग्जांपल, मैंने कैसे डेटा फीड किया। ये मेरा दोस्तों देखो रॉ डेटा है, मैं मेरी खुद की स्प्रेडशीट ऐसे रखता हूं। अब यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो बजाज ऑटो, जो भी आपकी 2-3 व्हीलर की कंपनी है उनका डेटा है, और मैंने इस डेटा में मुझे जो जानना है, देखो मुझे ग्रोथ जानना है तो ग्रोथ का डेटा आ गया, मुझे यहाँ पे कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियो जानना है तो मैंने यहाँ पे बोरोइंग का डेटा डाल दिया, बजाज ऑटो, टीवीएस का, आइसर मोटर का, हर कंपनी का आप देख रहे हो। मैंने लीज का भी डेटा डाला और मैंने टोटल इक्विटी का भी डेटा डाला। तो ये 3 चीज जब मेरे पास है तो मुझे दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मिल गया। जैसा मैं देख पा रहा हूँ बजाज ऑटो इज अ डेप्ट फ्री कंपनी, आइसर मोटर, हीरो भी कम डेप्ट रखती है, भी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनियां है, बट टीवीएस मोटर के सर पे डेप्ट है। अब वार्डिन मोबी टोटल इक्विटी के मुकाबले करीबन दुगनी बोरोइंग और लीज लायबिलिटी, क्यों लेने का, क्यों दोस्तों हम रिस्क लेते हैं। आप ओला देख सकते हो दोस्तों, फेवरेबल नहीं है दोस्तों, 0.5, मतलब इनकी भी बोरोइंग हाई ही है। जब चॉइस मेरे पास अच्छी है तो मैं क्यों इधर उधर घूमूं। आप यहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस का सेक्टर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोरोइंग का डेटा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो HAL, BEL डेप्ट फ्री कंपनी है दोस्तों,
इनकी इक्विटी तगड़ी है, तो मतलब डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना इन लोगों का फेवरेबल होगा, राइट। तो मैंने ये जो रेशियो दिया है, HAL, BL, BDL, ये सब डेप्ट फ्री कंपनियां हुई। अब लोग जानबूझ के अगर नीचे की इन कंपनियों में जाएंगे जिधर हाई डेप्ट बर्डन है, फिर दोस्तों आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड नहीं मिलेगा, राइट। दिस इज अम्यूजमेंट पार्क सेक्टर, वंडरला, अ डेप्ट फ्री कंपनी। डेल्टा कॉर्प पे भी डेप्ट कम है, डेप्ट फ्री है ये कंपनी भी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है दोस्तों, ये कसिनो की कंपनी है तो गवर्नमेंट का नजर रहता है, एक्साइज डालते रहते हैं, राइट। बट डेप्ट फ्री है, अच्छी कंपनी है, तो वंडरला जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूं, तो यस क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। अब एडलैब -140, मतलब इनकी इक्विटी तो है ही नहीं, सब खाली होगी लॉस कर करके, तो डेप्ट बर्डन हाई, इक्विटी है नहीं, तो रिस्क होता है ऐसी कंपनियों में। यार सिविल कंस्ट्रक्शन का मैंने उदाहरण दी, CL&T कितनी बड़ी कंपनी है, राइट। अब 64,000 करोड़ की इनकी टोटल इक्विटी है, 17,000 करोड़ की बोरोइंग है, तो भी फेवरेबल हुआ। सिविल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की कंपनियों को बड़ा डेप्थ, आप यहाँ पे देख सकते हो, IRB कितनी ज्यादा बोरोइंग दोस्तों, PNC कितनी डबल के करीब, तो ये सब रिस्क फैक्टर हुए, जबकि L&T फेवरेबल, राइट। तो मुझे कंक्लूजन क्या मिला दोस्तों, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जब मैं समझता हूं तो ये इन्वेस्टर को रिस्क कितना है कोई भी कंपनी में वो बताते हैं, फिर भी आपको खरीदनी है तो आपको कितना वेटेज रखना है ये सब आप सोच सकते। अगर सोचे बगैर हम कोई भी कंपनियां ले लेंगे, डेप्ट टू इक्विटी नहीं देखेंगे, तो मुश्किल समय में दोस्तों फंसने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यस, ये एक एसेंशियल मेट्रिक हुआ कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए, राइट। सो ग्रेट, इट वाज राइट। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुझे जरूर बताइएगा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपको काम लग सकता है कि नहीं।